ओके, तो आज हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज की। लेट्स से जैसे हमारे पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है इसका स्टेटमेंट सिंपली क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर जो है अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के ऊपर। सॉरी, प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के ऊपर। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दैट इज, अगर हम T जो है ये अगर हम रखेंगे कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। ऑलराइट, या आप ऐसा बोल सकते हो, और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब बिटवीन एनी टू स्टेट्स ऑफ द सिस्टम P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और अगर ये सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, P2 V2, टेम्परेचर जो है वो है कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 के बराबर। ऑलराइट, ऐसे प्रोसेस को आगे आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, इनको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेसेस बोलते हैं इनको, जिन प्रोसेसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो बेसिकली बॉयल्स लॉ जो है इट्स डेफिनेशन ऑफ अ थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑलराइट, तो अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहोगे क्या बॉयल्स लॉ को, दिस प्रेशर दिस वॉल्यूम इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो हम दिखाते हैं कैसे, विद एन एसिम्प्टोटिक ग्राफ, ओके, व्हिच जॉइंस द प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सिस एट इंफिनिटीज। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है वो क्या रखा है हमने, कांस्टेंट। ऑलराइट, दैट इज द फर्स्ट लॉ, इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। सेकंड जो है हमारे पास वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे हमने प्रेशर और वॉल्यूम को लिया है। चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की डायरेक्ट डिपेंडेंस है। तो सेकंड लॉ जो हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, वॉल्यूम जो है ऑफ अ गैस इज directly proportional to the temperature of gas, to the temperature of gas। गैस के टेम्परेचर के ऊपर ये क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ऑलराइट, सो अगर हम क्या करेंगे, अगर P जो है प्रेशर, इसको हम रखेंगे कांस्टेंट, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। सो यू कैन राइट दिस वे, और V अपॉन T का रेशियो जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये अगर कांस्टेंट है तो मतलब बिटवीन एनी टू स्टेट्स, अगर क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1, यहाँ पे वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T2, प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो हमारे पास V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन T2 के बराबर। तो अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहोगे इस ग्राफ को, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज वॉल्यूम, तो क्या होगा, ये जो है ग्राफ बन जाएगा कैसा, स्ट्रेट। ओके, मगर हमने क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ओके, तो हम थोड़ा ऊपर ले लेंगे क्योंकि एट एनी टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होगा कि ये वैल्यू जो है इस वॉल्यूम कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा नॉन जीरो वैल्यू करके स्टार्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे जो है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और प्रेशर जो रखा है हमने कांस्टेंट है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मीन्स आइसो इक्वल बारिक प्रेशर। ऑलराइट, जैसे वो होता है आइसोथर्मल, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है हमारे पास गै-लुसाइक्स लॉ। ऑलराइट, तो इस प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास गै-लुसाइक्स लॉ। तो गै-लुसाइक्स लॉ जो है वो क्या है, गै-लुसाइक्स लॉ, गै-लुसाइक्स लॉ ये हमारे पास थर्ड लॉ है। तीसरी लॉ है, इसका स्टेटमेंट सिंबल क्या है कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारे पास प्रेशर होता है, प्रेशर
ऑफ गैस या प्रेशर जो है ऑफ फ्लूइड या गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो मतलब अगर हम वॉल्यूम को रखेंगे कांस्टेंट तो क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ऑलराइट, आप ऐसा भी बोल सकते हो, और प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का रेशियो जो है ये क्या होता है, कांस्टेंट फॉर गिवन गैस। अगर हमारे पास क्या होगा, उस गैस का वॉल्यूम हमने फिक्स करके रखा है, प्रेशर P1 टेम्परेचर T1, प्रेशर P2 टेम्परेचर T2, वॉल्यूम हमने रखा है कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या होगा, P1 अपॉन T1 का वैल्यू विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2 का वैल्यू। और अगर आप इस केस में ग्राफ प्लॉट करोगे तो एट 0 डिग्री 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर ऐसा इसमें बात करेंगे 0 केल्विन पे प्रेशर जो है गैस का 0 ही होगा। ऑलराइट, तो क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर मोशन सारे सीज हो जाते हैं, हमें थर्मोडायनामिक्स हमें ये कहती है, तो प्रेशर जो है हम इसको सीधा 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। मगर वॉल्यूम 0 नहीं होगा 0 केल्विन पे, क्योंकि वॉल्यूम वो ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। ऑलराइट, सो इन दिस केस स्टार्टिंग दिस ग्राफ हम 0, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ऑलराइट, दीज थ्री लॉज are used to define what is called as an equation of state for ideal gas. Alright, तो ये तीन इक्वेशन अगर हम लिखेंगे साइड में, अगर हम याद रखेंगे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ऑलराइट, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं इसी प्रोसेस को जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों को मिला के हम फाइंड करते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस कौन सा गैस होता है, वो गैस होता है जो ये सारे इक्वेशंस फॉलो करेगा, जो ये इक्वेशंस फॉलो करेगा, जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, कैरेक्टरिस्टिक्स लॉ जो है इनको फॉलो करेगा, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। ऑलराइट, तो आइडियल गैस जो है हमारे पास उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी। ऑलराइट, तो उसके लिए इक्वेशन जो है वो बनेगी इन्हीं तीन चीज़ों को कंबाइन करके। तो ये क्या होता है, ये होता है दोज गैसेस, दैट गैस which obeys ideal gas equation, which obeys all the three laws, all the three laws, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो, फ्रॉम बॉयल्स लॉ प्रेशर जो है, सॉरी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम चार्ल्स लॉ। हमारे पास क्या है, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है। एंड फ्रॉम Gay-Lussac's लॉ, call this equation number second. Alright, from Gay-Lussac's law, pressure is directly proportional to temperature. Alright, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो हमारे पास देखो PV, अगर मैं इनको प्रोडक्ट में लाऊंगा ऐसे PV। ऑलराइट, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। प्रेशर भी डायरेक्ट, वॉल्यूम भी, और प्रेशर, ये जो वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो PV अपॉन T जो है इट इज, इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऑलराइट, ओके, अभी हम ये बात कर रहे हैं किसके लिए, एक मोल के लिए, किसके लिए, एक मोल के लिए। ऑलराइट, तो आप फिलहाल ऐसे ही रख लो। ओके, या आप ऐसे बोल सकते हो, इस ग्राफ को हम बिठाएंगे, ये पिछले वाले प्रोसेस के लिए था, तो थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे हम। तो हमारे पास PV अपॉन T जो है ये कांस्टेंट है, हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर। ओके, ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, ये किसके बराबर है, इट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये जो K है, K जो है इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू बोल्ट्जमैन। ये जो KV है इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ऑलराइट, और N जो है ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो प्रेजेंट है इस सिस्टम के अंदर, और केवी जो है वो क्या है हमारे पास, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है 1.38 10⁻23 होता है। ओके, इसका वैल्यू जो है वो कितना आता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ये यूनिट होता है किसका, वैल्यू होता है किसका, इसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। ऑलराइट, तो ये क्या कांस्टेंट का वैल्यू इसके बराबर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो किसके बराबर बन गई, पीवी जो है दैट इज इक्वल टू एन इंटू के बी इंटू टेम्परेचर के बराबर। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं, ये हमारे पास बन गया ये एक्सप्रेशन इसका। ऑलराइट, तो अब अगर आप देखोगे कि अगर हमने देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है किसी गैस में किसके बराबर है, किसी भी गैस में अगर आपने देखनी है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके बराबर है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एंड लेट्स से n जो है ये है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ओके, और Na तो आपको पता है ये है एवोगाड्रोस नंबर। ऑलराइट, एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.02 × 10⁻23। ऑलराइट, किसके बराबर होता है ये, इट इज 6.02 × 10⁻23 जस्ट ए नंबर। तो हमारे पास देयरफॉर ये नंबर ऑफ मोल जो होता है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, इसके बराबर आता है ये एक्सप्रेशन हमारे पास। ओके, तो अगर हम क्या करेंगे Na का वैल्यू जो है ये इस क्या कहते हैं इसको n के बदले में हम रिप्लेस करेंगे किसको ऐसे, तो देयरफॉर हम फाइंड कर सकते हैं। देखो हमारे पास पीवी जो है इसको लिखता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, इट इज n ओके a ऐसे लिखा मैंने ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया है, बाकी वैसे रख लो n इंटू के बी इंटू टी के बराबर। अभी मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में na से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इस n को हम इस na के साथ रखेंगे अलग, इस na को रखेंगे किसके साथ, kb के साथ अलग, और टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो बट हमारे पास जो ये n/na है ये है किसके बराबर, तो pv का वैल्यू आ गया n इंटू ये जो है na इंटू के बी इंटू टी। इस na इंटू के बी को हम डिनोट करते हैं किससे, r से, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बट ये जो हमारे पास na इंटू के बी है इसको हम r से डिनोट करते हैं, और r का वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ये होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ऑलराइट, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऑलराइट, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज इक्वल टू पीवी दैट इज प्रेशर वॉल्यूम दैट इज n इंटू r इंटू t फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, फॉर 1 मोल, फॉर n इक्वल टू 1 दैट इज 1 मोल के लिए क्या होगा, पीवी जो है वो किसके बराबर होगा, आर टी के बराबर। ऑलराइट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, अगर आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना चाहोगे आइडियल गैस इक्वेशन, तो इसकी जो है इक्वेशन डिफरेंट आ जाएगी। कैसे डिफरेंट आ जाएगी, हमें पता है वॉल्यूम होता है किसके बराबर, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी के बराबर, और n जो है नंबर ऑफ मोल्स होता है, एक मोल का मास जो डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है हमारे पास, ठीक है, वो वैसे हमारे पास नंबर आ जाएगा, तो उस टर्म में आप लिख सकते हो। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मान लो लेट रो जो है ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ द गैस है हमारे पास इसके बराबर, रो के बराबर। ऑलराइट, और अगर हमारे पास क्या है m, छोटा m लेंगे हम, हमारे पास m जो है मास ऑफ द सैंपल ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। ओके, कैपिटल M जो है ये है मोलर मास इसका, या मॉलिक्यूलर मास। मान लो एक मॉलिक्यूल का मास है 10, इस सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 100 इंटू 10 आ गए हमारे पास 1000, एक मॉलिक्यूल का है 10, इसको इससे डिवाइड करो तो हमें बचेगा एक नंबर इज द नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें। ओके, तो मोलर मास हम फाइनली लिखेंगे m जो है वो किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, तो वेट प्रिसाइज रहेगा यहाँ पे। ओके, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसको P इंटू वॉल्यूम होता है किसके बराबर, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा मास अपॉन डेंसिटी, इक्वल टू n जो है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ऑफ द गिवन सैंपल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है,
into R into T, alright? This M and M goes, तो हमारे पास प्रेशर आ गया, ये ऊपर जाएगा rho R T upon M. This is the ideal gas equation in terms of the density, alright? Density के terms में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, alright? तो ये है हमारे पास आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन, ओके? इसके बाद हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पोस्टुलेट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करनी। उन्हीं पोस्टुलेट्स के बेस्ड हम आगे प्रेशर ड्यू टू परफेक्ट गैस फाइंड करेंगे, ओके? और हम फाइंड करेंगे क्या इनका रूट, ये टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑन वेलोसिटी एंड ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो सब कैलकुलेट करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अब अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज एन आइडियल गैस व्हिच फॉलोज दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, तो एक आइडियल गैस ऐसा एक गैस होता है जो फॉलो करता है क्या आइडियल गैस इक्वेशन, या आप इंडिविजुअली ऐसे बोल सकते हैं जो फॉलो करता है चार्ल्स बॉयस-मिलर लॉ, ऑलराइट? तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस, किसके एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एजम्पशंस, ऑलराइट? अच्छा, पहला एजम्पशन जो स्टार्ट होता है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? कि जितने भी, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का गैस ले रहे हो, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर गैस ले लो, लेट्स से नाइट्रोजन, देखो डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैस लोगे तो ऑब्वियसली अलग अलग गैस होंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं इस गैस के, उनकी शेप एंड मास जो है वो होते हैं आइडेंटिकल। क्या होते हैं, किसी भी गैस में ओके डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट गैस मान लो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है एक कंटेनर में, एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, इनके मॉलिक्यूल्स ऑफकोर्स टोटली अलग होंगे, बट विद इन दिस कंटेनर ईच मॉलिक्यूल हैज द सेम शेप, साइज एंड मास, ओके? और इसी तरह दूसरे में भी होगा। दैट इज द फर्स्ट असम्पशन ऑफ किसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, ऑलराइट? तो सेकंड जो है हमारे पास जो है वो क्या होता है कि दूसरा, इन मॉलिक्यूल्स को हम ट्रीट करते हैं एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट मास, और पॉइंट ऑब्जेक्ट विदाउट मास, और हम क्या करते हैं, इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होते हैं आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन, किसके मुकाबले में, कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में जो डिस्टेंसेस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, वो क्या है, बहुत ही बड़ी है, ओके? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो है इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू, किसके बराबर, नेग्लिजिबल, ओके? इट इज नेग्लिजिबल in comparison to the volume of gas के मुकाबले में एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, ऑलराइट? अच्छा, तो क्या होता है नेक्स्ट जो है हमारे पास ये पार्टिकल जो है एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, तो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फॉलो करते हैं, तो ये क्या करते हैं, तीसरा ये फॉलो करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऑलराइट? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो करते हैं, और ये मूव करते हैं रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, हर किसी डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, मूव करते हैं रैंडमली, ऑलराइट? नेक्स्ट इसका एजम्पशन क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स इस गैस के अंदर होते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट इसका एजम्पशन ये है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन मॉलिक्यूल्स की, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर आप एक वॉल्यूम लोगे एक गैस का, तो मान लो इसमें 100 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो वो इक्वली स्पेस, मतलब इस तरह होते हैं कि हर जगह पे डेंसिटी, ऐसा बोलो डेंसिटी ऑफ द गैस जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है थ्रू आउट, ऑलराइट? अच्छा, तो अब क्या होता है नेक्स्ट इज ये कि
जब ये गैस जो है ये रैंडमली मूव करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये कंटिन्यूअसली सब्ट्रैक्ट करते हैं इन वॉल्स के ऊपर और दे ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन ईच अदर। एक दूसरे में कंटिन्यूअसली आगे पीछे मूव करते रहते हैं, कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। They collide with the walls of container, they exert force on the walls of the container and create pressure that is called as the, जो हमारे पास गैस प्रेशर है या फ्लूइड प्रेशर है, ऑलराइट, ओके। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या, ये जो है ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं, ओके। तो सिर्फ कहाँ पे, एट द टाइम ऑफ कोलिजन के टाइम में क्या करते हैं, ये खाली एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन करते हैं, धक्का दे देते हैं, ऑलराइट। बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मली देखोगे इन द एब्सेंस ऑफ, जब हम कोलिजन्स की बात नहीं करेंगे तो कोलिजन्स के अलावा जो बाकी टाइम पे होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं ना कोई रिपल्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये अनदर अजम्पशन है, ओके। तो और एक चीज, ये मॉलिक्यूल जो है रैंडमली, अगर हम ऐसे देखेंगे, सपोज कर लो मेरे पास एक गैस कंटेनर है, उसके अंदर कोलिजन्स हो रहे हैं गैसेस के, ऑलराइट। तो क्या होगा, ये मान लो ये हमारे पास कंटेनर, ये गैस है, गैस मॉलिक्यूल गैस दो चार बना लो, इसके साथ कोलाइड करेगा, इधर जाएगा कोलाइड करेगा, इधर जाएगा कोलाइड करेगा। जो ये डिस्टेंस बिटवीन द टाइम या डिस्टेंस बिटवीन द टू कोलिजन्स, वो डिस्टेंस जिसके बीच में ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं कर रहे, वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं उसको, फ्री पाथ, ऑलराइट, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ, ऑलराइट, क्लियर। तो जब ये कोलाइड करते हैं तो जितना ये पाथ में ट्रैवल डिस्टेंस टाइम स्पेंड करते हैं, ओके, रिलैक्सेशन टाइम उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द टाइम स्पेंड ड्यूरिंग कोलिजन एक इतने छोटे टाइम के लिए होता है कि वो टाइम इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस रिलैक्सेशन टाइम, ऑलराइट। तो नेक्स्ट है कि इनके ऊपर इफेक्ट जो है ग्रेविटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कोई इफेक्ट इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर नहीं होता है। लाइक हम एज्यूम करते हैं कि इनके ऊपर वेट का इफेक्ट नहीं होता है, तो ये नीचे नहीं गिरेंगे, सेटल डाउन नहीं करेंगे एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ऑलराइट। तो ये गैसेस के कुछ जो है assumption जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें ये है कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है इनके ऊपर। एज्यूम करते हैं हम कि इनके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम ये एज्यूम करते हैं कि इनके शेप्स एंड मॉलिक्यूल जो है वो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तीसरा हम ये बोलते हैं कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट ओनली एट द टाइम ऑफ कोलिजन, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करते ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑलराइट। और टाइम स्पेंड ड्यूरिंग कोलिजन ड्यूरिंग द कोलिजन इज कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टाइम स्पेंड बिटवीन टू कोलिजन, जिसको हम फ्री पाथ बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम जो है दैट इज कंपैरेटिवली much more than the time that is required during the collision। तो मतलब ये कि एक इंस्टेंटेनियस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, बहुत ही कम टाइम में हो जाती है, ऑलराइट। तो दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑलराइट। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, प्रेशर ड्यू टू अ गैस, ड्यू टू उसके लिए एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा है, तो अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आज के लिए इतना काफी है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास क्या है काइनेटिक ये आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है यहाँ पे छोटा सा, वो ये है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन जो है 28 दिया है, 28 दिया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट प्रेशर, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट प्रेशर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज 800 सेंटीमीटर। 1 ग्राम मास का जो वॉल्यूम है दैट इज 800 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है ये किसके बराबर होता है, PV/T के बराबर। ये इक्वेशन आपने पढ़ी है, PV इक्वल्स nRT फॉर 1 मोल की बात कर रही है तो RT, तो R का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा, PV/T। वॉल्यूम का वैल्यू दिया है आपको, प्रेशर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसके बराबर होता है, तो प्रेशर का वैल्यू जो है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो या आप इसको बोल सकते हो 1 बार, जो इन टर्म्स ऑफ पास्कल्स आता है किसके बराबर, 1.035 10⁵ पास्कल्स के बराबर। प्रेशर का वैल्यू दिया है दैट इज 1.035 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है इसका। वॉल्यूम आपको दिया है कितना, 800 सेंटीमीटर। तो 800 सेंटीमीटर जो है
28 जो दिया है इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 1 ग्राम का अगर हम देखेंगे 800 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 28 का कितना आएगा, 28 डिवाइडेड बाय 800 सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एसआई यूनिट में। एंड यू नो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 28 इंटू 800 इंटू सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो है दैट इज 10 पावर माइनस 2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब के बराबर, तो 10 पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जो होता है 25 केल्विन के अराउंड होता है। ओके, तो आप उसको लिख सकते हो 30 के अराउंड होता है, 27 के अराउंड होता है, वही 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो अगर आप क्या करोगे उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, इट इज रफली अराउंड, सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप सिंपलीफाई यूज कर सकते हो उसको 300 केल्विन के अराउंड, बिकॉज इट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, 273 Kelvin जो है that's equal to 0 degree Celsius. You add these two, it becomes 298 Kelvin, approximately 300 Kelvin का वैल्यू आप यूज कर सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। ऑलराइट, तो अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे आपके पास जो R का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8.31। ओके, तो that's how you can calculate it, small के Kelvin numbers। ऑलराइट, तो that's how you can calculate the value of universal gas constant for the given conditions। ओके, तो कल हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में about the pressure exerted by a gas on the walls of the container and बाकी हम पढ़ेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर।